सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। सेकंड चैप्टर है बेटा कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब अभी हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि कैसे जो स्टैटिस्टिक है उसे सिंगुलर सेंस में कैसे जाना जाता है। तो आपको 5 स्टेजेस बताई थी। तो आज उसकी फर्स्ट स्टेज जो कि आपके सेकंड चैप्टर के फॉर्म में है, आज उसकी स्टडी कर रहे हैं कि डाटा को इकट्ठा कैसे किया जाता है। तो कलेक्शन ऑफ डाटा इंक्लूड्स, इसमें 2 चीज़ें शामिल होती हैं। पहला सोर्सेज ऑफ डाटा कि डाटा किस सोर्स से आ रहे हैं। सेकंड मेथड ऑफ डाटा कि हम उनको कलेक्ट कैसे करते हैं, क्या मेथड्स हैं डाटा कलेक्ट करने के। तो सबसे पहले आता है सोर्सेज ऑफ डाटा। तो इसके 2 सोर्स होते हैं डाटा को इकट्ठा करने के लिए, एक प्राइमरी सोर्स, एक सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या होता है, जहाँ से हम फर्स्ट टाइम डाटा डायरेक्टली इंडिविजुअल लोगों के पास जाकर इकट्ठा करते हैं। फिर वो चाहे आप इकट्ठा करते हो या किसी इन्वेस्टिगेटर मतलब जो हमारे साथ सारी जांच करवा रहा है, उसकी हेल्प लेकर ओरिजिनली आप डाटा लेकर आ रहे हो, वो सोर्स हमारा प्राइमरी सोर्स है। जैसे सपोज़ अगर मुझे किसी बच्चे का डाटा चाहिए तो मैं किसी से पूछ करना, मैं खुद ही उस बच्चे को फ़ोन करके सारा डाटा लेती हूँ, तो वो बच्चा मेरा प्राइमरी सोर्स बन जाएगा। तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, व्हेन वी टेक डाटा फ्रॉम एनीवन और अदर पर्सन। जब हम डाटा खुद नहीं लेते बल्कि किसी और से, किसी दूसरे के बारे में उसके आंकड़ों के लिए पूछ लेते हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी सोर्स बन जाता है। जैसे सपोज़ मुझे किसी एक बच्चे के बारे में पूछना है, मैं उसके फ्रेंड से उसके बारे में पूछ लेती हूँ, तो वो मेरा सेकेंडरी सोर्स बन जाता है। डायरेक्टली मैं उससे बात नहीं करती हूँ। तो ये 2 सोर्स होते हैं, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। जब हम प्राइमरी सोर्स से डाटा लेंगे तो वो हमारा प्राइमरी डाटा बन जाएगा। जब हम सेकेंडरी सोर्स से डाटा लेंगे तो वो हमारा सेकेंडरी डाटा बन जाएगा। तो अब आता है व्हाट इज़ प्राइमरी डाटा। ये आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आता है और इनका कंपैरिजन 5 मार्क्स 4 मार्क्स में आता है। तो देखो प्राइमरी डाटा क्या होता है, दिस इज़ ओरिजिनल, ये पक्का वास्तविक एक्चुअल डाटा होता है। एंड फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है जो हमने पहली बार ही इकट्ठी की हुई है। इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम सोर्स ऑफ ओरिजिन। ये कहाँ से इकट्ठा होता है, जो हमारा मूल स्तोत्र है, सोर्स है ओरिजिन का, ये वहाँ से पैदा होता है। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, इट इज़ कलेक्टेड थ्रू अदर सोर्सेज। ये दूसरे सोर्सेज से इकट्ठा होता है। इट इज़ सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन, ये तो सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट हैंड नहीं है। दीज आर ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समबॉडी, इसको तो किसी ने इकट्ठा कर रखा है एंड वी आर यूजिंग इट, और हम इसे प्रयोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डाटा रिलेटेड टू इंडियन रेलवे, जैसे मान लो इंडियन रेलवे का मुझे डाटा चाहिए जो पहले ही पब्लिश हुआ है, छपा हुआ है, मैं वहाँ से सीधा ले लूँगी, तो ये बन जाएगा मेरा सेकेंडरी डाटा। अब आता है दोनों में डिफरेंस क्या है, प्राइमरी डाटा में और सेकेंडरी डाटा में। तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में फर्स्ट डिफरेंस है ओरिजिनलिटी। अभी मैंने बताया प्राइमरी डाटा ओरिजिनल होते हैं, वो कहाँ से इकट्ठे होते हैं, सोर्स ऑफ ओरिजिन, जहाँ से वो पैदा हो रहे हैं। जबकि सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल नहीं होते, ये सेकेंड हैंड होते हैं। डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्यों में डिफरेंस आना। जो डाटास प्राइमरी के लिए इकट्ठे किए जाते हैं वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट के लिए इकट्ठे किए जाते हैं, जैसे मुझे किसी ऑब्जेक्ट के लिए चाहिए। लेकिन सेकेंडरी डाटा किसी और ने किसी पर्पस के लिए यूज़ किए थे, उसे हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे ऑब्जेक्ट में डिफरेंस आ जाता है। फिर आता है खर्चों में डिफरेंस इन कॉस्ट। प्राइमरी डाटा जो हैं वो कॉस्टली होते हैं, क्यों, वो हमने खुद इकट्ठे करने हैं, हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मनी भी लगेंगी, हमारे एफर्ट्स भी लगेंगे। लेकिन सेकेंडरी डाटा इसके मुकाबले में सस्ते होते हैं क्योंकि वो तो पहले ही इकट्ठे किए जा चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि जो हमने प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बारे में पढ़ा, तो सबसे पहले आता है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के मेथड बताओ कि हम प्राइमरी डाटा इकट्ठा कैसे करते हैं। तो देखो इसके लिए 4 मेथड्स होते हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, कि पर्सनली एक एक बंदे से जाकर इन्वेस्टिगेशन करना, खोज करना, जांचबीन करना। इनडायरेक्ट ओरल में क्या है कि मैं खुद नहीं जाऊंगी, मैं किसी से किसी दूसरे के बारे में पूछ लूँगी, तो वो इनडायरेक्ट ओरल हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स, किसी लोकल सोर्स से इन्फॉर्मेशन ले लेना या कॉरस्पॉन्डेंट भेज देना उनके पास। इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर, मैं एक प्रश्नावली बना दूंगी, क्वेश्चंस लिख के दे दूंगी या शेड्यूल बना दूंगी, उसको हम मेल के ज़रिए भी मंगवा सकते हैं या न्यूमरेटर, एक अपना बंदा भी नियुक्त कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगी क्या होता है, उससे भी हम इसे मंगवा सकते हैं। तो ये 4 मेथड्स हैं, इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज फर्स्ट पढ़वा रही हूँ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन।
मतलब प्रत्यक्ष व्यक्तिगत पूछताछ। इट इज़ द मेथड, ये एक ऐसा मेथड है बाय विच डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, जिसमें जो जांच करता है वो खुद पर्सनली जाता है और आंकड़े इकट्ठे करता है फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट जिससे हमने सूचना लेनी है। मीन्स इन्वेस्टिगेटर एस्टैब्लिश डायरेक्ट रिलेशन विद द पर्सन whom द इंफॉर्मेशन इज टू बी obtained, मतलब जांचकर्ता उस पर्सन से सीधा अपना संबंध बनाता है जिससे कि उसे सूचना प्राप्त करनी है। एग्जाम्पल, आई डायरेक्टली कॉल यू, मैं सीधा तुम्हें फ़ोन कर लूँगी टू गेट आंसर अबाउट सम इन्फॉर्मेशन, अगर मुझे कोई सूचना लेनी है आपसे। सूटेबिलिटी, ये वाला मेथड कहाँ सूटेबल है, कहाँ उपयुक्त है। द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लिमिटेड, जब हमारा जो एरिया है जांच करने का वो बहुत छोटा हो, नॉट वेरी लार्ज, बड़ा ना हो। ओरिजिनल डाटा इफ़ रिक्वायर्ड, अगर हमें ओरिजिनल डाटा चाहिए हो। इन्फॉर्मेशन को हमें सीक्रेट रखना हो, या एक्यूरेसी ऑफ डाटा, कि हमें डाटा शुद्ध चाहिए हो, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस हो यहाँ पे। या फिर हम कहेंगे व्हेन डायरेक्ट कंट्रोल कॉन्टैक्ट इज़ रिक्वायर्ड, जब हमें सीधा संबंध बनाना हो। अब इसमें क्या इसके गुण हैं, दोष हैं, मेरिट्स, ओरिजिनलिटी आ जाती है, शुद्धता रहती है, एक्यूरेसी रहती है, गलती नहीं होती, रिलायबिलिटी, विश्वास बना रहता है कि डाटा मैंने इकट्ठा किया तो ठीक ही है, उससे संबंधित पूरी सूचना मिल जाती है। यूनिफॉर्मिटी, सारा डाटा एक जैसा आता है। इलास्टिक, जब मैं चेंज करना चाहूँ वो चेंज भी हो सकता है। और इसके दोष क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं। डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरियाज़, बहुत बड़े बड़े एरियाज़ में हम इसे पूरा नहीं कर सकते, एक एक पर्सन से हम जाकर पूछ नहीं सकते। पर्सनल बायस होता है पक्षपात करना, कई बार हम व्यक्तिगत पक्षपात भी कर लेते हैं। कॉस्टली, इसमें खर्चा ज़्यादा आता है। लिमिटेड कवरेज, हम थोड़े एरिया को ही कवर कर पाते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड था। क्लास +1 में आपको मेथड्स करा रही थी प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के। अब सेकंड मेथड आज आपको बता रही हूँ बेटा। तो देखो सेकंड मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। मतलब डायरेक्ट में मैंने आपको बताया था कि हम जाकर पर्सनली एक एक पर्सन से पूछताछ करते हैं। इनडायरेक्ट में क्या है, हम उस जिस पर्सन से इन्फॉर्मेशन लेनी है उससे नहीं पूछते, किसी और से उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो देखो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। इट इज़ द मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन इज़ ऑब्टेन नॉट फ्रॉम पर्सन, हम उस व्यक्ति से इंफॉर्मेशन नहीं लेते, रिगार्डिंग whom द इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड, जिससे हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। इट इज़ कलेक्टेड ओरली, ये ऐसे ही पूछ ली जाती है फ्रॉम अदर पर्सन, किसी और व्यक्ति से, हु आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जिसे कि वो ज़रूरी सूचना के बारे में पता है। अदर पर्सन्स आर नोन एज विटनेस, और इन दूसरे लोगों को जिनसे हम पूछते हैं वो हमारे विटनेस, वो हमारे गवाह बन जाते हैं। अब आता है ये मेथड कहाँ सूटेबल है। द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लार्ज, जहाँ पे एरिया बहुत बड़ा हो, हम एक एक पर्सन के पास नहीं जा सकते वहाँ पे। नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कंसर्न पर्सन, जब हम जिस व्यक्ति की सूचना लेनी है हमारा उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना पॉसिबल ना हो। बिकॉज ऑफ इलिटरेसी है और इग्नोरेंस, या हम जानते हैं कि वो पर्सन अनपढ़ है या उसे नॉलेज नहीं है। इफ़ पर्सन इज़ नॉट एबल टू गिव आंसर, वो उसके जवाब नहीं दे सकता। इन्वेस्टिगेशन इज़ सो कॉम्प्लेक्स, बड़ी मुश्किल सी है हमारी छानबीन, दैट ओनली एक्सपर्ट कैन गिव इन्फॉर्मेशन, कि पढ़े लिखे या एक्सपर्ट लोग ही सूचना दे सकते हैं। दिस मेथड इज़ मोस्टली यूज बाय गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कमेटी, ज़्यादातर कमेटी गवर्नमेंट की या नॉन गवर्नमेंट कमेटी इनको यूज़ करती हैं। इसकी मेरिट्स क्या है, वाइड कवरेज, लार्ज एरिया हम कवर कर सकते हैं, लेस एक्सपेंसिव, खर्चा कम आता है, एक्सपर्ट ओपिनियन, इन्वेस्टिगेटर जो है वो ओपिनियन की विचार भी ले सकता है, एक्सपर्ट के विचार भी ले सकता है, फ्री फ्रॉम बायस, कोई पक्षपात नहीं होता, सिंपल, बड़ी सिंपल अप्रोच है। डीमेरिट्स, नुकसान क्या हैं, लेस एक्यूरेसी, गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है, एक्यूरेसी नहीं होती क्योंकि हम किसी और पर्सन से सूचना ले रहे हैं। बायस्ड, कई बार हम पक्षपात भी कर लेते हैं उसमें। डाउटफुल कंक्लूजन, कई बार रिजल्ट्स जो हैं उनके कारण हमें संदेह भी हो सकता है निर्णयों पे, क्योंकि हमने किसी और से पूछा है। अब आता है डिफरेंस क्या है जो फर्स्ट मेथड था और सेकंड मेथड, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट को मैंने DPI लिख दिया और इनडायरेक्ट को मैंने IOI लिख दिया। तो देखो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट पर्सनल में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इन्फॉर्मेंट सूचना देने वाले के साथ, लेकिन इनडायरेक्ट में नहीं होता।
एरिया, DPI वहाँ पे सूटेबल है जहाँ एरिया बहुत छोटा हो, लेकिन इनडायरेक्ट वहाँ है जहाँ एरिया बहुत बड़ा हो। मच नॉलेज, DPI में इन्वेस्टिगेटर को पूरी नॉलेज होनी चाहिए, लैंग्वेज आनी चाहिए जिससे क्वेश्चन पूछना है, उनकी कल्चरल हैबिट्स के बारे में पता होना चाहिए इन्फॉर्मेंट सूचना देने वाले की। लेकिन IOI में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। कॉस्टली, जो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन मेथड है ये कॉस्टली है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। स्टार्ट होता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और कॉरस्पॉन्डेंट। ये थर्ड मेथड था कि कोई लोकल सोर्स से, मतलब वहीं पे जहाँ से हमें सूचना लेनी है वहाँ पे हम किसी लोकल व्यक्ति को नियुक्त कर दें, या किसी कॉरस्पॉन्डेंट मतलब किसी लोकल व्यक्ति को हम वहाँ पे नियुक्त करके उससे भी सूचना ले सकते हैं। अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंदर इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट लोकल पर्सन, जो इन्वेस्टिगेटर है वो एक लोकल व्यक्ति को नियुक्त कर देता है और कॉरस्पॉन्डेंट को एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पे बंदे नियुक्त कर देता है, वो वहाँ से उसको सूचना इकट्ठी करके दे देते हैं। दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन देयर ऑन वे, वो अपने तरीके से सूचना इकट्ठी करते हैं एंड गिव द सेम टू इन्वेस्टिगेटर, और जांच करने वाले को दे देते हैं। अब ये मेथड कहाँ सूटेबल है? जहाँ रेगुलर और कॉन्टीन्यूस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, एरिया बहुत बड़ा हो, इन्फॉर्मेशन जो है वो जर्नल में, मैगज़ीन में, रेडियो में या टीवी में दिखानी हो। हम देखते हैं ना टीवी में मीडिया पर्सन्स हमें न्यूज़ देते रहते हैं, तो वो यही मेथड होता है। एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या मेरिट्स है? इकोनॉमिकल, मतलब ये बहुत बचत वाला है, इससे हमारा टाइम बचता है, मनी बचती है, एफर्ट्स, हमें कोशिश कम करनी पड़ती है। वाइड कवरेज, मतलब हम बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं, लार्ज एरिया को बड़ी इजीली कवर कर लेते हैं। कॉन्टीन्यूटी, इसमें लगातार हमारे पास न्यूज़ आती रहती हैं। कॉरस्पॉन्डेंट कीप ऑन सप्लाइंग रेगुलर इन्फॉर्मेशन, हमें लगातार वो सूचना देता रहता है। सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस इन्वेस्टिगेशन, अगर किसी खास पर्पस के लिए हमें जांच करनी है तो वहाँ भी ये सही रहता है। डीमेरिट्स क्या है? इसमें ओरिजिनलिटी नहीं होती, कई बार ओरिजिनल डाटा हमें नहीं मिलता, क्योंकि हम पर्सनल कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती, क्योंकि डाटा जो है वो कॉरस्पॉन्डेंट ने इकट्ठा किया, किसी ने कहाँ से डाटा लिया, किसी ने कहाँ से डाटा लिया, तो एक जैसा डाटा नहीं आता। एक्यूरेसी भी कम होती है, ज़रूरी नहीं है सारा डाटा ठीक आए। डिले इन कलेक्शन, कई बार हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी करने में हमें लेट हो जाता है। पर्सनल बायस, पक्षपात भी हो जाता है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डेंट अपना डाटा देते हैं तो उनका जानकार हो तो वो डाटा गलत भी दे सकते हैं हमें। +1 में हम फोर्थ मेथड करेंगे, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल। ठीक है जी। तो अब देखो, इसमें हम कहेंगे कि बताएंगे कि कैसे एक प्रश्नावली बना देते हैं, एक टेबल बना देते हैं और फिर हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो, अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर्स अ क्वेश्चनियर, जो खोज करने वाला है वो एक प्रश्नावली बनाता है, कीपिंग इन व्यू, ये ध्यान रखकर, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्वायरी, जो जांच करनी है उसके उद्देश्यों को ध्यान में रखता है। देयर आर 2 ways टू कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनियर। अब क्वेश्चनियर के आधार पर सूचना इकट्ठी करने के 2 तरीके हैं। एक तो है मेलिंग मेथड, मतलब डाक के द्वारा, और एक है न्यूमरेटर मेथड, मतलब गणकों के द्वारा। तो आज मैं आपको करवा रही हूँ मेलिंग मेथड, डाक के द्वारा। अंडर दिस मेथड, इस मेथड में क्वेश्चनियर्स आर मेल्ड टू इन्फॉर्मेंट, सूचना देने वाले को हम मेल कर देते हैं, एंड अ लेटर इज़ अटैच्ड, एक उसके साथ चिट्ठी डाल देते हैं, अटैच कर देते हैं द क्वेश्चनियर के साथ, गिविंग द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, और उसमें अपने जांच का उद्देश्य लिख देते हैं। इट इज़ ऑल्सो एश्योर्ड, और ये आश्वासन देते हैं कि इन्फॉर्मेशन वुड बी केप्ट सीक्रेट, कि उनकी सूचना गुप्त रखी जाएगी। द इन्फॉर्मेंट नोट्स द आंसर, वो अपने आंसर्स नोट कर लेता है अगेंस्ट द क्वेश्चंस के सामने, एंड रिटर्न द कंप्लीटेड क्वेश्चनियर टू इन्वेस्टिगेटर, और इन्वेस्टिगेटर को पूरी सूचना वापस कर देता है। इसकी सूटेबिलिटी कहाँ है? जहाँ पे एरिया बहुत फैला हुआ हो, इन्फॉर्मेंट एजुकेटेड, पढ़े लिखे हों, तभी वो पढ़ के आंसर दे पाएंगे। इसकी मेरिट्स क्या हैं? इससे टाइम हमारा बचता है, मनी बचती है, हमारी एफ़र्ट, हमारी कोशिश बच जाती है। ये मेथड ओरिजिनल है, रिलायबल है, ये मेथड में बहुत एरिया कवर हो जाता है। डीमेरिट्स क्या है? इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लेता, अभी क्वेश्चनियर को हम भर देंगे तो भर देंगे, मर्जी होती है। लिमिटेड यूज़ हो पाता है, गलतियाँ भी बहुत होती हैं, लेस एक्यूरेट होता है, और बायस्ड, कई बार पक्षपात भी इसमें हो जाता है।
हाँ जी, तो देखिए +1 में क्वेश्चनियर की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, क्वेश्चनियर और शेड्यूल क्या हैं और उनकी क्वालिटीज़ बताओ। सेट ऑफ क्वेश्चंस इन क्वेश्चनियर, जो क्वेश्चनियर्स में क्वेश्चंस होते हैं और शेड्यूल वो एक ही बात है, लेकिन क्वेश्चनियर क्या है जिसमें जो आंसर्स दिए जाते हैं वो रिस्पोंडेंट खुद देता है, जबकि शेड्यूल में क्या होता है, आंसर्स जो हैं वो न्यूमरेटर या जो बंदा हमने किराए पे रखा है वो रिकॉर्ड करके उसमें लिखता है। तो ये डिफरेंस बहुत बार पेपर में आता है, इससे अच्छे से करिएगा। अब आता है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चनर, एक अच्छी प्रश्नावली के गुण बताएं। तो फर्स्ट है कि लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, जितने लिमिटेड हो पाए कम से कम क्वेश्चंस होने चाहिए। क्वेश्चन सिंपल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, और मैथमेटिकल क्वेश्चंस अवॉइड होने चाहिए। प्रॉपर ऑर्डर, एक सीक्वेंस होना चाहिए, क्वेश्चंस 1 2 3 4। अनडिज़ायरेबल क्वेश्चन, कोई भी अवांछनीय जो सही नहीं है वो क्वेश्चन ना पूछा जाए। कैलकुलेशंस नहीं होनी चाहिए क्वेश्चंस में, विदाउट कैलकुलेशंस क्वेश्चंस होने चाहिए। नॉन कंट्रोवर्शियल, कोई झगड़े वाले क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, भी इम्पार्शियल होने चाहिए। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, कुछ क्वेश्चंस पहले से हम इन्फॉर्मेंट से पूछ लें ट्रायल लेने के लिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है आंसर देने में तो हम क्वेश्चन को दोबारा से बना लें, इसे कहते हैं पायलट सर्वे, ऐसा कर लेना चाहिए। फिर है कि इंस्ट्रक्शंस, हर क्वेश्चन के साथ इंस्ट्रक्शंस दे देनी चाहिए ताकि फॉर्म भरने में प्रॉब्लम ना आए। कोई पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने चाहिए। क्रॉस वेरिफिकेशंस हो जानी चाहिए। एक आता है लास्ट रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, हमें वापसी की रिक्वेस्ट करनी चाहिए रिस्पोंडेंट को कि जैसे ही फॉर्म भर लेता है हमें वापस कर दे। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम्स में आता है, इसे अच्छे से लर्न कर। आज +1 में आगे का टॉपिक करवा रही हूँ सेकेंड चैप्टर का। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। पहले हमने किया कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के क्या मेथड्स हैं, अब आता है सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के क्या मेथड्स हैं। तो इसके दो सोर्सेज होते हैं बेटा, एक होता है पब्लिश्ड सोर्सेज, एक होता है अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड मतलब जो छपे हुए पड़े हैं, और अनपब्लिश्ड जिनको कि अभी छापा नहीं गया है, वो बिना छपे हुए डाटा उनके पास पड़ा है। तो पब्लिश्ड रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सरकार ने कोई पब्लिकेशन, कोई प्रकाशन बना रखे हैं। मिनिस्ट्रीज़ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत में जो हमारा केंद्रीय और राज्य मंत्रालय है वो पब्लिश करता है वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिक, अलग अलग तरह के डाटा एज देयर रूटीन एक्टिविटी, रोज़ की एक्टिविटीज़ में। जैसे कि कोई एनुअल सर्वे इंडस्ट्रीज़ का पब्लिश करता है, या कोई करेंसी और बैंकिंग पे अपनी रिपोर्ट देता है, तो ये भी पब्लिश्ड का एक एग्जाम्पल है। सेकंड आता है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जो आधे सरकारी पब्लिकेशंस हैं, उसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ के या मेट्रोपॉलिटिकल जो काउंसिल्स हैं वो अपने डाटा पब्लिश करती हैं, जैसे कि वो हेल्थ से रिलेटेड, बर्थ से, डेथ से रिलेटेड आंकड़े देती हैं। ये रिलायबल भी होते हैं और यूज़फुल भी होते हैं। फिर आता है रिपोर्ट ऑफ कमेटी एंड कमीशंस। अब जो ये कमेटी और कमीशंस हैं इनको सरकार ही बनाती है, कम अपॉइंट करती है गवर्नमेंट ही, वो भी अपने डाटा पब्लिश करते हैं, जैसे कि फिनांस कमीशन हो गया, प्लानिंग कमीशन हो गया, तो वो इसके अंदर आ जाते हैं। फिर आते हैं जर्नल्स एंड पेपर्स, कई जर्नल छपते हैं, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, कॉमर्स फैक्ट फॉर यू हो गया, ये भी डाटा की सप्लाई करते हैं। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, कई रिसर्च संस्थाएं बनी हुई हैं वो भी पब्लिकेशन बनाती हैं, जैसे कई यूनिवर्सिटीज़ हो गई या रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गए, वो रिसर्च पे डाटा पब्लिश करते हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशन जैसे IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या WTO है, ये भी अपना डाटा गवर्नमेंट को देते हैं। इसी तरह से कुछ होते हैं अनपब्लिश्ड सोर्स। अनपब्लिश्ड सोर्स क्या होते हैं, ये सेकेंडरी सोर्स ही हैं, ये सरकार इनको इकट्ठा करती है फॉर देयर सेल्फ यूज़, या तो अपने प्रयोग के लिए या ऑफिस में रिकॉर्ड रखने के लिए, लेकिन इन्हें अभी कहीं भी छपवाया नहीं गया है, पब्लिश नहीं किया गया है। दीज ऑल्सो मे बी यूज्ड एज सेकेंडरी डाटा, ये भी सेकेंडरी डाटा की तरह टॉपिक है। आपको सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने के मेथड्स बताए थे। अब आता है सेकेंडरी डाटा को जब हमें यूज़ करना है तो किन किन प्रिकॉशंस का, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी डाटा हमने कलेक्ट नहीं किया, वो किसी और पर्सन ने कलेक्ट किया हुआ है, हम उसे अब यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, वन नीड टू बी वेरी केयरफुल, कोई भी पर्सन जो डाटा इकट्ठा कर रहा है उसे केयरफुल होना पड़ेगा वाइल यूजिंग दीज डाटा, जब वो इन डाटा को यूज़ करेगा। सो द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन,
हमें देखना पड़ेगा कि वो किस संस्था ने डाटा कलेक्ट किया है, क्या वो डाटा ये कलेक्ट करने के लिए एबल है। वन शुड चेक द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो पर्सन इन्वेस्टिगेटर वो डाटा ले रहा है वो पहले उस ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को चेक करे, विच इनिशियली का मतलब होता है स्टार्टिंग में, कलेक्टेड द डाटा, जिसने डाटा शुरू में इकट्ठा किया था। डाटा शुड बी यूज्ड ओनली इफ़ इट इज़ कलेक्टेड बाय एबल एंड एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर। डाटा हमें तभी लेना चाहिए अगर वो एबल और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर्स ने कलेक्ट किया है। सेकेंड आता है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, मतलब वो डाटा जिस ऑब्जेक्टिव और स्कोप के लिए लिया गया था, क्या वो अब हमारे ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान में रखना होगा। वन शुड नोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिंग डाटा एज वेल एज द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट क्या है और उसका स्कोप क्या है। इट शुड बी ऑलवेज सेम, हमेशा सेम होना चाहिए ये। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ कलेक्शन, मतलब किस मेथड से कलेक्ट किया गया है डाटा। द मेथड अडॉप्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर मस्ट मैच द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या हमारी इन्वेस्टिगेशन की नेचर से उस इन्वेस्टिगेटर का डाटा मैच होता है, इस चीज़ को भी हमें देखना चाहिए। टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन, कि वो डाटा किस टाइम और किन हालातों में इकट्ठा किया गया। अब सपोज़ डाटा कलेक्ट किया गया ड्यूरिंग वॉर टाइम, या कोई कैलेमिटी, कोई मुसीबत, कोई भूकंप, कोई भूचाल, या सपोज़ अब कोविड-19 के टाइम पे कोई भी डाटा कलेक्ट किया जाएगा विल नॉट बी सूटेबल फॉर द पर्पस, वो आगे किसी पर्पस में सूटेबल नहीं होगा। तो अगर पीस टाइम इन्वेस्टिगेशन है तो पीस टाइम डाटा ही हमें कलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी, मतलब कितनी शुद्धता है। एक्यूरेसी शुड ऑल्सो बी चेक्ड, हमें देखना चाहिए कि डाटा तभी रिलायबल बनेगा अगर वो एक्यूरेट होगा, ठीक होगा। इफ़ एक्यूरेसी इज़ नॉट कन्फर्म, अगर हमें उसकी एक्यूरेसी कन्फर्म नहीं है देन दिस शुड बी डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड होता है उसे छोड़ देना चाहिए, तो हम उसे छोड़ देंगे। सो इन्वेस्टिगेटर मस्ट चेक, तो कोई भी इन्वेस्टिगेटर है उसे किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट, रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, कि डाटा बिल्कुल रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। एडिक्वेसी, मतलब एडिक्वेट होना चाहिए, हमारा जो डाटा जिस पर्पस के लिए हम इकट्ठा कर रहे हैं उससे पूरा कर रहा हो। एंड सूटेबिलिटी ऑफ डाटा, और डाटा सूटेबल भी होना चाहिए। तो आज वो एक ऐसा पर्सन है जो प्लान करता है और कंडक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली, अकेले या फिर दूसरों की मदद से। न्यूमरेटर कौन है, एक ऐसा पर्सन है जो एक्चुअल में डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। ये ट्रेंड पर्सोनल कर्मचारी होते हैं जो इन्वेस्टिगेटर अपने फील्ड वर्कर के लिए भी रख सकता है। और रिस्पोंडेंट कौन होते हैं, जो जवाब देते हैं। वो पर्सन हैं जो आंसर देते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं सेट ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग इन क्वेश्चनर, जो कि क्वेश्चनर में होते हैं। तो बेटा टॉपिक बता रही हूँ, 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। ये कई बार छोटे क्वेश्चंस में भी आता है कि सेकेंडरी डाटा के 2 सोर्सेज बताएं। तो देखो, फर्स्ट है सेंसस ऑफ इंडिया, जिसे हम बोलते हैं भारत की जनगणना, और सेकंड है रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, उसकी रिपोर्ट्स और पब्लिकेशन। तो सबसे पहले आता है सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना। सेंसस ऑफ इंडिया इज़ अ डेसीनियल होता है 10 वर्षों का, 10 सालों का। पब्लिकेशन है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार का। इट इज़ पब्लिश्ड बाय, इसे कौन पब्लिश, छापता कौन है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि इसे कौन पब्लिश करता है। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, ये सेकेंडरी डाटा का बहुत एक बड़ा विशाल स्रोत है। इट रिलेट्स, इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन का साइज़, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेस इन इंडिया, जो भी जनसंख्या, डेमोग्राफिक होता है जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो सारे पहलू इसमें आते हैं। इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, ये पैरामीटर्स लर्न करने हैं आपको, जैसे कि साइज़, आकार, ग्रोथ रेट, वृद्धि दर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, और भारत में जनसंख्या का वितरण। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, जो जनसंख्या के अनुमान है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व। सेक्स कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की सेक्स की रचना के कितने मेल मेंबर हैं, कितने फीमेल हैं। स्टेट ऑफ लिटरेसी, मतलब वहाँ कितने अनपढ़ता है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये फर्स्ट था सेंसस ऑफ इंडिया। कई बार इस पे नोट भी आ जाता है कि इस पे नोट लिखिए।
सेकंड आता है NSSO की रिपोर्ट, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ NSSO इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स। ये भी एक सोर्स है। NSSO एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। ये किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी मंत्रालय एंड प्रोग्राम, उसके अंदर ये काम करती है। इम्प्लीमेंटेशन, दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था कंडक्ट रेगुलर सैंपल सर्वे लेती है टू कलेक्ट बेसिक स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, और अपनी बेसिक जानकारियाँ इकट्ठी करती है किससे रिलेटिंग? वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जितने भी आर्थिक कार्य हो रहे हैं, चाहे वो गाँव में हो रहे हैं, चाहे वो अर्बन पार्ट्स शहरों में हो रहे हैं। तो इसमें क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं बच्चों? लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग, लैंड होता है भूमि का, लाइफ स्टॉक होता है पशुओं का, कि लोगों के पास कितने हैं। हाउसिंग कंडीशन, घरों के हालात, और जो माइग्रेशन कर रहे हैं, ख़ास करके जो झुग्गी झोपड़ियों में स्लम ड्वेलर्स हैं, जो गंदी बस्तियों में रह के जा रही हैं। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से संबंधित स्थिति, कंज्यूमर के खर्चे आते हैं इसमें, और हाउस होल्ड इनकम कहाँ से आ रही है। ये सारी जानकारी NSSO रखता है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, हमारे स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्टेड बाय NSSO जो भी स्टैटिस्टिकल आंकड़े इकट्ठा करता है और रिलीज़ करता है, हमें देता है थ्रूली इट्स क्वार्टरली। इसका क्वार्टरली, साल में 4 बार इसका पब्लिकेशन आता है, जर्नल आता है जिसका नाम है सर्वेक्षणा, और इसकी रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? NSSO रिपोर्ट। यहाँ पे सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। इसे लिखिएगा और लर्न करिएगा। थैंक यू।